हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 का तीसरा प्रयोग देखेंगे। हमारा तीसरा प्रयोग क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। उद्देश्य क्या दिया है? अलग अलग रसायनों का उपयोग करके निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करना और प्रेक्षण करके वर्गीकरण करना। पहला क्या बोला? कली चूने पर पानी की अभिक्रिया करना है। दूसरा, फेरस सल्फेट के केलास पर ऊष्मा की अभिक्रिया करनी है। लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करनी है और सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ बेरियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया करनी है। तो इन अभिक्रियाओं का निम्नानुसार वर्गीकरण करना है कि संयोग अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, युग्म विस्थापन, किस प्रकार का वो अभिक्रिया वो हमें वर्गीकरण करके बताना है। तो हमारा पहला देखो उद्देश्य क्या दिया है कि 100 मिलीलीटर वाला बीकर लेना है, चाइना डिश लेना है, एस्बेस्टस की शीट लेना है, ड्रॉपर, कठोर कांच वाली परख नली धारक, परख नली स्टैंड, फिर सैंड पेपर, छन्नक कागज, बर्नर या स्पिरिट लैम्प, ये सामान लगेंगे। रासायनिक पदार्थ क्या लगेगा? कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस सल्फेट के केलास, लोहे की कील, कॉपर सल्फेट का विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन और बेरियम क्लोराइड का विलयन। यहाँ पे ध्यान देना, ये सब जो नाम लिखे हैं ना, ये सब नाम जो है, जो भी सामग्री रासायनिक पदार्थ रहेगा ना उसके ऊपर लिखा रहेगा। अगर विलयन है तो बॉटल्स होंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उस तरह से उसको देखकर नाम लेकर ठीक से ध्यान रख के सब लेना। अब देखो हमारा पहला क्या है? कली चूने पर पानी की अभिक्रिया। तब यहाँ पर इसमें कृति क्या बोली गई है? किसी स्वच्छ चाइना डिश में लगभग 10 ग्राम कली चूना लो। कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अभी हम देखें ना, तो ये चाइना डिश है, इसमें देखो ये 10 ग्राम कली चूना लिया गया है। तो चाइना डिश को एस्बेस्टस की एक किसी शीट पे रखो, एस्बेस्टस की शीट पे रखो। अब एक बीकर में थोड़ा सा पानी लो और ड्रॉपर की सहायता से बीकर के पानी की कुछ बूंदें चाइना डिश पे रखे कली चूने पर टपकाओ। देखो यहाँ ड्रॉपर की सहायता से ये पानी टपकाया जा रहा, पानी की बूंदें। और फिर क्या प्रेक्षण हुआ वो नोट करो, प्रेक्षण तालिका में लिखो। अभी देखो जब प्रयोग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा कि कली चूने पर पानी डालने से क्या हुआ? अभिक्रिया तीव्र गति से घटित होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निलंबन वाला विलयन तैयार होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कण तल में जमा होते ही, जो कण है ना वो तल में जमा होते हैं और डिश में रंगहीन स्वच्छ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। और फिर अभिक्रिया घटित होते समय क्या ध्वनि आती है? सू 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 जैसी आवाज़ आती है। फिर अभिक्रिया में ऊष्मा उन्मुची है अथवा अवशोषित है, ऊष्मा उन्मोची होती है। यह अभिक्रिया कौन सी? ऊष्मा उन्मोची, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है इसमें? अभिक्रिया में ऊष्मा उन्मोचित होती, ये तो अभी हमने ऊष्मा उन्मोचित होती है। अभिक्रिया में निर्मित होने वाली गैस अथवा भाप, जब वो अभिक्रिया हो रही है तो उस समय गैस निकलती है कि भाप निकलती है? क्योंकि पानी की भाप निकलती है ना, पानी की। फिर प्रयोग के बाद पदार्थ की भौतिक स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? जो डिश है ना, डिश के तल में बुझे हुए चूने के कण और उसके ऊपर चूने के पानी का स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। ये परिवर्तन दिखाई देता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये जो है कली चूना है, इसमें जब पानी डाला तो पानी का सूत्र H2O है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ये कली चूना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बुझा हुआ चूना है, और साथ में ऊष्मा, गर्माहट निकलती है ना, इसके लिए ऊष्मा। फिर निष्कर्ष क्या है? ये पानी के साथ कली चूना की होने वाली अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की परस्पर अभिक्रिया होकर क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन निर्मित होता है। और ये अभिक्रिया कौन सी? ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है, ठीक है। फिर सावधानी क्या करना है? सावधानी के इस प्रयोग में पानी में कली चूना, मतलब पानी में कली चूना न डालो। इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण पानी के पृष्ठभाग का भाप में रूपांतरण होता है, इसलिए शरीर पे उड़ सकते हैं, तो आँख और त्वचा पे घाव होने की संभावना रहती है। इसके लिए सावधानी रखना है। और डिश में निर्मित चूने के पानी में उंगली न डुबोएं। और डिश में जो है चूने का पानी, उसमें अपनी उंगली मत डालना, क्योंकि वो गर्म होगा ना, दुर्घटना हो सकती है। चलो दूसरा, उसी में ही अभी हमें चार करना है ना। फेरस सल्फेट के केलासों पर ऊष्मा की
अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो इसमें कृति क्या दी गई है, ये जो है कृति दी गई है कि किसी स्वच्छ और कठोर कांच वाली शुष्क परख नली में 10 ग्राम केलासीय फेरस सल्फेट लो। मतलब एक परख नली लेना है कठोर कांच वाली क्यों लेना है, क्योंकि उसको गर्म करना है ना, उसमें 10 ग्राम केलासीय फेरस सल्फेट लेना है। फिर परख नली को परख नली धारक द्वारा पकड़ो और धीरे धीरे सावधानी से मंद ज्योति पर 10 मिनट तक गर्म करो। ये जो है बर्नर की सहायता से या फिर स्पिरिट लैम्प की सहायता से इसको गर्म करना है 10 मिनट तक। कितने मिनट तक? 10 मिनट। इसके लिए कठोर कांच की परख नली है ना। फिर क्या हुआ, परख नली में निकलने वाली गैस के रंग और उसकी गंध को सावधानीपूर्वक लिखो। परख नली के अवशेष का रंग पूर्णतः परिवर्तित होने तक इसे गर्म करते रहो और इस गर्म परख नली को एस्बेस्टस शीट पर ठंडा होने के लिए रखो और पूर्णतः ठंडा होने के बाद बचे हुए पदार्थ का रंग नोट करो। ये सब कृति हमें लिखने नहीं आता, लेकिन कृति हमको पढ़ना, तभी तो हम प्रयोग कर पाएंगे ना। अब यहाँ पे आकृति है, ये परख नली धारक है, ये जो है परख नली धारक है। फिर ये कठोर कांच की परख नली है और ये फेरस सल्फेट के केलास हैं और फिर ये जो है बर्नर है। तो ये नामांकित कर लिए। फिर अभी यहाँ पे प्रेक्षण तालिका में भरना है ना। तो क्या बोला है, प्रयोग की कृति। फेरस सल्फेट का प्रयोग करने के पहले मूल रंग, जो फेरस सल्फेट हैं जब प्रयोग करने के पहले यानी गर्म करने के पहले उसका रंग क्या था, फीका हरा। फिर गर्म करते समय गैस के रंग में होने वाला परिवर्तन, जो फीका हरा है वो पहले सफ़ेद हो जाता है और बाद में गाढ़ा भूरा हो जाता है, क्योंकि हमें 10 मिनट तक उसको गर्म करना। और फिर क्या बोला गया है, उसमें आगे कृति में कहा गया है ना कि जब तक परिवर्तन नहीं होता तब तक गर्म करो। तो इसके लिए बाद में उसका परिवर्तन गाढ़ा भूरा में, फीका हरा कलर पहले था, गर्म किए तो सफ़ेद हुआ, सफ़ेद होने के बाद वो गाढ़ा भूरा हो गया। और ठंडा होने के बाद परख नली में बचे हुए पदार्थ जब ठंडा हो गया, उसको हमने एस्बेस्टस शीट में रखा ना और ठंडा होने दिया, तो ठंडा होने के बाद उसका रंग लाल रंग हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है, देखो फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट का सूत्र है। और फिर इसको ऊष्मा गर्म किए ना, तो गर्म करने पर ऊष्मा देने पर देखो ये चिन्ह, या तो हम ऐसे ऊष्मा करके लिखते हैं या फिर हम लोग ऐसे त्रिभुज का चिन्ह देते हैं। ये तुम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पढ़े हो ना। तो क्या मिला यहाँ पे, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी बना। तो इस तरह से यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, गर्म करते समय फेरस सल्फेट के हरे रंग के केलास का अपघटन होता है और लाल रंग वाला आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। और तीक्ष्ण गंध वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के मिश्रण के रूप में बाहर निकलती है। तीक्ष्ण गंध, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का ना गंध एकदम तीक्ष्ण गंध होती है। और परख नली में लाल रंग का पदार्थ बचता है। ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, अपघटन। अपघटन क्यों है, देखो देखा ना हमने कि अभिकारक एक ही है लेकिन उत्पाद जो है वो अधिक मिले हमें, इसके लिए ये जो है अपघटन की अभिक्रिया के प्रकार में हम देखें ना, उत्पाद अगर 2 से अधिक मिला है, 3 हमें यहाँ 4 मिला था ना, इसके लिए अपघटन की प्रक्रिया। सावधानी क्या करना है यहाँ पे, फेरस सल्फेट को गर्म करने के लिए कठोर कांच की नली का ही उपयोग करना है और गर्म करते समय परख नली का मुंह स्वतः से दूर रखना है। क्यों दूर रखना है, क्योंकि वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है ना, तो ध्यान देना। फिर लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया, इसमें हमें 4 अभिक्रियाएं करनी है ना। तो ये तीसरा है। कृति क्या है, किसी परख नली में 20 मिलीमीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लो, विलयन का पहले रंग नोट करो। फिर क्या बोला, जंग रहित 2 या 3 कील लो। कील जानते हो ना, कीला, तुम लोग कीला ठोकते हो ना, लेकिन ध्यान देना जंग रहित मतलब जंग नहीं रहना चाहिए। अगर जंग है तो उसे सैंड पेपर से अच्छे से साफ करो, पानी से धो और फिर वो कील का पहले रंग नोट करो। फिर उसके बाद लोहे की इस कील को पानी के कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबो के रखो। यानी कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है परख नली में कितना, 20 मिलीलीटर, और फिर उसमें क्या करना है, 2-3 कील 15 मिनट तक डुबो कर रखना है। तो क्या होगा, लोहे की कील और विलयन के रंग में जब परिवर्तन होता है 15 मिनट के बाद देखो कि विलयन में से बाहर निकलने, स्वच्छ पानी से धो और उसे छन्ने कागज पे रखो। कील और विलयन में परिवर्तित हुए रंगों को नोट करो। अब यहाँ पे देखो ये लोहे की कील है, नामांकित करना, तीर का निशान बना हुआ है तो हमें उसी तरह से ही नामांकित करना है। फिर ये क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन है।
फिर ये परख नली है और ये लाल भूरे तांबे से ढकी लोहे की कील। अभी यहाँ पर ये अंदर आ गई ना, तो इसका कलर चेंज हो गया। इसके लिए क्या लिखा, लाल भूरे तांबे से ढकी लोहे की कील। अभी हमें प्रेक्षण तालिका भरनी है। तो प्रेक्षण तालिका में क्या बोला है, प्रयोग करने के पहले कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या था, नीला था। हम जब प्रयोग किए तो उसके पहले उसका रंग देखे। फिर प्रयोग करने के पहले लोहे की कील का रंग क्या था, इस्पाती भूरा, स्टील जो है इस्पाती यानी स्टील कलर का, इस्पाती भूरा। प्रयोग करने के बाद विलयन का रंग क्या हुआ था, हल्का हरा रंग हो गया। जो विलयन है उसका कलर चेंज हो गया, हल्का हरा। और लोहे की कील का रंग क्या हुआ, लाल भूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सब नोट करना है। फिर ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यहाँ पे लोहे की कील यानी आयरन Fe है, कॉपर सल्फेट का विलयन यानी CuSO4, इनमें अभिक्रिया हुई तो फेरस सल्फेट बना और कॉपर तांबे का अवक्षेप, इसीलिए देखो तीर का निशान नीचे है, तांबे का अवक्षेप तैयार होता है। निष्कर्ष क्या है यहाँ पे ध्यान से, भूरे रंग के लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाले तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से तांबा विस्थापित होता है, तांबा कॉपर ना विस्थापित करते हैं और हल्का, उसका रंग हल्का हरा हो जाता है। किसका, तांबे का। यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे तांबे का विस्थापन हो गया ना, उसका अवक्षेप तैयार हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। लोहे की कील के पृष्ठ भाग को सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस कर साफ करो, सब सावधानी है, जंग नहीं लगा रहना चाहिए। और कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोई हुई कील को स्पर्श न करे, क्योंकि कॉपर सल्फेट अल्प मात्रा में विषैला होता है। तो जब कॉपर सल्फेट की विलयन में कील डालोगे ना, उसको हाथ से टच नहीं करना, चिमटे की सहायता से बाहर निकालना, सब चीज़ों का ध्यान देना, सावधानी बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे प्रयोग जो है उसमें ही जो है चौथा अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन में होने वाली अभिक्रिया। कृति क्या है, किसी स्वच्छ बीकर में लगभग 20 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लो, इसका रंग और प्रकटन नोट करो। फिर उसके बाद क्या बोला है, शुष्क परख नली में 10-15 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड का विलयन लो और इसका रंग और प्रकटन नोट करो। ध्यान देना, एक बीकर में 20 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लेना है, उसका रंग नोट करना है, उसका अपीयरेंस नोट करना है। और दूसरे इसमें जो है क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये बीकर है और ये परख नली है। ध्यान देना, ये बीकर, ये परख नली, इसमें 10 से 15 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेना है और बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में धीरे धीरे मिलाओ। तो जो परख नली में लिए ना, उसको धीरे धीरे बीकर में डालो और कांच की छड़ की सहायता से हिलाते रहो, हाथ से नहीं हिलाते रहना, कांच की छड़ की सहायता से। तो बीकर में होने वाली अभिक्रिया क्या हुई, उसमें क्या परिवर्तन हो, नोट करना। देखो यहाँ पर ये बीकर है, ये बीकर में क्या लिया गया है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट का विलयन, ये परख नली है, इसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन। तो जो बेरियम क्लोराइड का विलयन है बीकर में हमें धीरे धीरे डालना है, कांच की छड़ से मिलाना है और क्या चेंजेस हो रहे हैं वो नोट करना है। नोट करके प्रेक्षण तालिका में लिखोगे। अभिक्रिया के पहले सोडियम सल्फेट का रंग क्या था, स्वच्छ, पारदर्शक तथा रंगहीन। अभिक्रिया के पहले बेरियम क्लोराइड के विलयन का रंग क्या था, स्वच्छ, पारदर्शक तथा रंगहीन। और सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयन मिश्रित करने पर रंग तथा अवस्था में होने वाले परिवर्तन क्या हुआ, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप मिलता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना, इसके लिए तीर का निशान नीचे की तरफ है। और ये जो 2 लिखा गया ये संतुलित किया गया है। निष्कर्ष क्या हुआ, इस अभिक्रिया में अभिसारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार हुआ। आयन की अदला बदली हो गई ना, देखो यहाँ पर ये सल्फेट बेरियम के साथ, ये क्लोराइड इसके साथ। ऐसी अभिक्रिया को युग्म विस्थापन, इसको क्या कहते हैं, युग्म विस्थापन कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया के सफ़ेद रंग का अघुलनशील बेरियम सल्फेट तैयार होने से बीकर में सफ़ेद रंग का अवक्षेप तैयार होता है। ये देखो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रंग है ना, और अवक्षेप है, तीर का निशान नीचे है ना, यह युग्म विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और सावधानी क्या करना है, सभी उपकरण स्वच्छ धो लें, सब होने के बाद, प्रयोग होने के बाद सब उपकरण को अच्छे से धोकर फिर रखें। दिनांक, जिस दिन ये प्रयोग करोगे वो दिनांक डालना, विज्ञान के शिक्षक यहाँ हस्ताक्षर करेंगे।
तो इस प्रकार से हमारा प्रयोग क्रमांक 3 जो है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।